दोस्तों नमस्कार। जीएस के अध्यायवार अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं और आज हमारे आधुनिक भारत का यह चौथा चैप्टर है। ठीक है ना। तो चौथे चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। और यह चौथा चैप्टर जो है वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है ना। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह हमारा चौथा चैप्टर है। तो चलिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग कब किया जाता था। ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत में औपनिवेशिक काल में भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। किसके लिए किया जाता था? ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस से आशय क्या था, इसको जानना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत से व्यापार करने आई थी तो वो भारत के पूरे धन को लूटकर ब्रिटेन पहुंचाना चाहती थी। ठीक है ना। तो जब भारत पे उसका कब्जा हो गया एक तरह से धीरे धीरे, और भारत से उसका व्यापार बढ़ा, फिर धीरे धीरे यहाँ के भूमि पर उसका अधिकार हो गया, साम्राज्य का निर्माण करने लगे वो, कई जगह जो है उनको दीवानी प्राप्त होने लगी। तो अब धीरे धीरे इनका लालच बढ़ने लगा। ठीक है ना। अब इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब समझते हैं कि आखिर इंपीरियल प्रेफरेंस क्या है। तो देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस से आशय क्या था, वह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है। आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, ये क्या कहलाता था? इसके लिए इंपीरियल प्रेफरेंस की व्यवस्था लागू की गई थी। अब इसमें होता क्या था, अब जैसे मान लीजिए दो देश हैं, एक मान लीजिए भारत है, भारत पर ब्रिटेन का अधिकार है। दूसरा है कनाडा है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इस पर भी मान लीजिए ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है। तो भारत का जो व्यापार है वह जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर होगा, ठीक है, तो इसे क्या किया जाएगा, इसे व्यापारिक छूट प्रदान की जाएगी, यानी कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही भारत जो ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं है, जैसे मान लीजिए अमेरिका से व्यापार करना चाहता है, कोई सामान अमेरिका से आयात करना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, इस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका कारण क्या था, देखिए इसका कारण यह था कि चूंकि ब्रिटेन का उस समय सबसे ज्यादा देशों पर कब्जा था, तो वह चाहता था कि जो हमारे साम्राज्य के, जो हमारे अधीन के देश हैं, वह अधीन के ही देशों के साथ व्यापार व्यवसाय करें। ठीक है ना, वह अन्य देशों के साथ व्यापार व्यवसाय न करें, ताकि हमारा जो धन है वह हमारे पास ही रह जाए, और अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार न करें, ताकि इनका जो है विकास न हो। ठीक है ना, इनका व्यापार कम रहे और इनका विकास न हो। ठीक है, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगर आप हमारे जो औपनिवेशिक क्षेत्र है उनसे ही व्यापार करेंगे, मतलब एक औपनिवेशिक क्षेत्र देश एक औपनिवेशिक देश से जब व्यापार करेगा तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। ठीक है ना। अब इसके द्वारा हुआ क्या कि साम्राज्य के अंदरूनी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है ना। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों की आर्थिक निर्भरता को मजबूत करने का भी उद्देश्य था कि भाई एक उपनिवेश से पैसा निकलेगा दूसरे उपनिवेश में जाएगा। ठीक है। और तीसरा है, जैसे बाहरी देश जैसे अमेरिका और जर्मनी, ये जो है प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो इससे जो है बहुत लाभ हुआ ब्रिटेन को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। आपको बताना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है ना। और इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है ना, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी, या इसे कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त इसी ने लागू किया था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हैं, उसके बाद आपको इस्तमारारी बंदोबस्त के बारे में कंप्लीटली बताते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि पहले कंपनी क्या करने आई थी, भारत से व्यापार करने आई थी। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जो है वह यहाँ राजनीति करने लगी और धीरे धीरे साम्राज्यों का अधिग्रहण करना शुरू की, भूमि का अधिग्रहण करना शुरू की। ठीक है। और वह जो है अब व्यापार को छोड़ करके अब सीधे सीधे उसकी इच्छा राजपाट करने की हो गई। ठीक है, साम्राज्य को चलाने की हो गई। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1757 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों ने धोखे से सिराजुद्दौला को हरा दिया।
ठीक है। और सिराजुद्दौला को हराकर इसने बंगाल में मीर जाफर को नवाब बनाया। किसको बनाया? बंगाल में मीर जाफर को नवाब बनाया, ठीक है ना। और जब मीर जाफर को बंगाल में नवाब बनाया तो इनको क्या मिली? 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के बाद अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे ये भूमि अधिग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होने के बाद इसने क्या किया? 1760 में मीर जाफर को हटा करके 1760 में नियुक्त करते हैं मीर कासिम को, ठीक है ना। अब जिस प्रकार खुशामदी में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब बनने के एहसान के बदले 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को दी थी, उसी प्रकार 1760 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो उसने क्या किया? उसने भी खुशामदी में बर्दवान का क्षेत्र, मिदनापुर का क्षेत्र, ठीक है, बर्दवान का क्षेत्र, मिदनापुर का क्षेत्र और चटगांव का क्षेत्र, ठीक है, यह अंग्रेजों को दे दिया। किसके लिए? भू राजस्व की वसूली के लिए, ठीक है, कि अब यह तुम्हारे पास रहेगा। इनसे और इन क्षेत्रों से मिलता क्या था? भू राजस्व ही तो मिलता था, तो भू राजस्व की वसूली के लिए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई मुझे लगता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 24 परगने की जमींदारी मिली, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, भू राजस्व की वसूली के लिए यह एरिया मिली। अब धीरे धीरे इनके पास जमीनें बढ़ रही हैं, ठीक है। अब समय आता है 1764 का। आप जानते हैं कि 1764 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। और बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने अपने दम पर जीता था, ठीक है। और बक्सर के युद्ध की 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि होती है और उस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है ना। अब इस संधि के द्वारा क्या होता है? इस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। दीवानी, वही दीवानी, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है इलाहाबाद की संधि से, जो 1765 में हुई थी। और यह जो दीवानी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, यह अंग्रेजों को किसने दिया था? तो यह प्रश्न पूछा जाता है। यह दिया था मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड ने, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया, ठीक है। अब देखिए इनके पास जमीनें कैसे कैसे बढ़ रही हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आप चलते आएंगे, मीर जाफर, मीर कासिम, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, ठीक है। यहां तक आप आ गए। अब यहां से चलते हैं आगे। अब देखिए, यहां तक होने के बाद क्या होता है? 1765 से लेकर के 1772 तक का जो समय था, उसमें इन लोगों ने क्या किया? अब इतनी व्यवस्था हो गई ना, इनके पास इतनी जमीनें आ गई, तो पहले राजस्व वसूलिए, पैसे से मजबूत होइए, फिर आगे देखा जाएगा। तो 1765 से लेकर के 1765 से 1772 के बीच में यहाँ अंग्रेजों ने द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, और इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, बार बार उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, ठीक है, इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया गया कि अंग्रेजों ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां, याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल में किसे नवाब नियुक्त किया गया था, नायब दीवान। तो मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान बनाया गया, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, बंगाल का नायब दीवान बनाया गया। और राजा सिताब राय, याद रखिएगा, राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया, ठीक है, बिहार का नायब दीवान बनाया गया, ठीक है ना। तो ये बंगाल और बिहार के जो नायब दीवान नियुक्त हुए, ये किसके लिए नियुक्त हुए? यह भू राजस्व की वसूली के लिए नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। अब द्वैध शासन व्यवस्था में क्या था? इन्होंने जितना जबरदस्त वसूली ये कर पाए, उतनी जबरदस्त वसूली ये करते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ? 1772 में आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल की कमान दी जाती है। किसको दी जाती है? यहाँ देखिए, थोड़ा स्पेस है क्या, यहां लिख देते हैं। देखिए 1772 में क्या होता है, देखिए यहां लिखते हैं, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल की कमान दी जाती है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसकी बहुत शिकायतें आई थी, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, इस बात को ध्यान रखिएगा।
द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया? किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्था की शुरुआत की। भाई अगर आप खत्म कर देंगे कोई व्यवस्था तो आप कैसे वसूली करेंगे? आपके पास तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना जिसके माध्यम से आप फिर राजस्व की वसूली कर पाएंगे। तो इसने एक नई व्यवस्था शुरू की। ठीक है ना, और उस व्यवस्था को कहते थे इजारेदारी प्रथा। कौन सी प्रथा की शुरुआत की? इजारेदारी प्रथा। ठीक है, इजारेदारी प्रथा। इस इजारेदारी प्रथा को क्या कहते थे? ठेकेदारी प्रथा भी कहते थे। ठीक है, ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी जानते थे। अब इससे क्या होता था कि इसने क्या किया कि द्वैध शासन व्यवस्था को हटा करके ठेके पर देना, राजस्व वसूली के लिए क्या किया इसने? ठेके पर देना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस ठेके में क्या होता था? जो सबसे बड़ी बोली लगाता था, ठीक है, उसे उस क्षेत्र का ठेका दे दिया जाता था और उसके द्वारा इसने राजस्व वसूली का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब देखिए इजारेदारी प्रथा के द्वारा जो राजस्व की वसूली किया गया, उससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए में इलाहाबाद के क्षेत्र को खरीद लिया कि यहाँ की राजस्व वसूली हम करेंगे, तो वो 50 लाख रुपया वारेन हेस्टिंग्स तक पहुंचा दिया। तो पहला काम तो वो करेगा कि जल्दी से अपना 50 लाख रुपया कवर करेगा किसानों से, और जब 50 लाख रुपया वो कवर कर लेगा तो प्रॉफिट की तरफ जाएगा कि अब हमको प्रॉफिट चाहिए, तो वह किसानों को और दबाएगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और जब और प्रॉफिट के लिए दबाएगा तो किसानों की हालत हो जाएगी खराब। ठीक है, लेकिन उसको इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि अगले 2 साल 3 साल 4 सालों बाद जब हमारा ठेके का समय खत्म होगा तो अगली बार ठेका किसे मिलेगा, इसका अंदाजा उसे नहीं है। तो वो क्या करेगा कि इस बार ठेका उसे मिला हुआ है ना, तो इस बार जबरदस्त कमा लेते हैं, अगली बार का अगली बार देखा जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने एक भी रुपया कृषि में खर्च नहीं किया, एक भी रुपया किसानों की किसी सुविधा या किसी व्यवस्था में खर्च नहीं किया। तो ठेकेदारों ने सारा रुपया लूटा और उसमें से जो जितने में ठेका मिला था पहले उसको दिया और उसके बाद अपना अय्याशी से रहने लगे। ठीक है, तो इजारी प्रथा में भी बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो आगे चलकर 1786 का समय आता है। ठीक है ना, 1784 से 86 के बीच में समय आता है, और जब कार्नवालिस आता है, और कार्नवालिस ने क्या किया? अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है ना, कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की, और यह कार्नवालिस की जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था है, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त, देखिए इसके सारे नाम जान लीजिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को क्या क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। इसे ही जागीरदारी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है, और इसे ही बीसवेदारी व्यवस्था भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना, अब आप समझ में आए, इस्तमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और बीसवेदारी व्यवस्था, ये सभी कार्नवालिस द्वारा शुरू किए गए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था है। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, उसी के अलग अलग नाम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वह किन क्षेत्रों में लागू थी। ठीक है, तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त की जो यह व्यवस्था थी यह लागू थी बंगाल में, ठीक है, बिहार में लागू थी, उड़ीसा में लागू थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में लागू थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना, तो और अगर टोटल रूप से देखा जाए कि पूरे ब्रिटिश भारत में जितना ब्रिटिश का कब्जा था, पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना, 19% भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना, और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की गई, यह भी ध्यान रखिएगा, कब इसे अस्थाई बनाया गया? तो इसे अस्थाई बनाया गया था 1793 में। ठीक है, याद रखिएगा, यही तिथि पूछी जाती है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है ना, याद रखेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में, यानी टोटल जो ब्रिटिश भारत है उसके 19% भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू थी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत पूछा जाता है कि इसमें देखिए एक चीज तो ध्यान रखिए कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया। ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया। ठीक है, यह याद रखिएगा,
जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया किसके द्वारा? अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था के द्वारा। ठीक है ना, यह याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो जमींदार थे, अब भूमि का स्वामी इन्हें घोषित किया गया, तो जमींदार ही राजस्व वसूलते थे। तो जो यह राजस्व वसूलते थे उसका 1/11 भाग अपने पास रखते थे। तो भू राजस्व वसूली का, यही प्रश्न में आता है, ठीक है, सीधे वो आंकड़ा ही पूछता है। भू राजस्व वसूली का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। ठीक है, जमींदार अपने पास रखते थे। ठीक है, और 10/11 भाग कंपनी को देते थे। ठीक है, यही पूछा जाता है कि कितना कंपनी को देते थे, कितना अपने पास रखते थे। तो आप जानते हैं कि जमींदारों को 1/11 भाग मिलता था राजस्व वसूली का, और 10/11 भाग उन्हें कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है ना, अब देखिए, कहने को तो अस्थाई बंदोबस्त हो गया, ठीक है, कंपनी बार बार इसे वो देखती रहती थी कि कितनी आमदनी है, कैसे क्या है, कंपनी का क्या है, फिक्स हो गया कि हमको कम से कम इतना पैसा हमको एक साल में मिलता है, फला क्षेत्र से मिलता है। अब कंपनी क्या करती है कि जब अस्थाई उसके आमदनी का स्रोत हो गया, उसे पता चल गया कि हमारे पास इतना धन है, जब चाहे हम वसूल कर सकते हैं, हर साल के अंत में यहाँ से हमको इतना मिलता है, तो वो क्या करती थी, उस हिसाब से अपनी नीतियां बना सकती थी। ठीक है ना, अब ये जो जमींदार पैदा हुए, यह नए वर्ग का उदय हुआ जब इन्हें भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। और जमींदारों ने क्या किया, ये मतलब ब्रिटिश व्यवस्था और किसानों के बीच में ये क्या हो गए, मीडिएटर हो गए। तो जमींदारों को जब यह व्यवस्था मिली तो उन्होंने किसानों के ऊपर जबरदस्त शोषण किया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपने अमरीश पुरी की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें जमींदारों का तांडव दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है भू राजस्व की अस्थाई व्यवस्था, या इसे कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो किसने किया था, वो लागू किसने किया था, कार्नवालिस ने किया था। और उसके बारे में देखिए किस प्रकार राजस्व व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया। ठीक है ना, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अब आपको यह बताना है कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अब वही ऊपर वाले प्रश्न की बात हो गई, मैंने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त ही इस्तमरारी बंदोबस्त ही अस्थाई बंदोबस्त था। तो कार्नवालिस के काल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे प्रारंभ किया गया था। और वह समय कब था जब इसे अस्थायित्व दिया गया, तो 1793 ईस्वी, याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, इसे लागू किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था। आपको बताना है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो प्रारंभ हुआ उसे कौन कौन संबंधित था, आपको यह बताना है। ठीक है, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, आपको यह बताना है। ठीक है, अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत थी, जो प्रारंभ था, इसे प्रारंभ किया गया अलेक्जेंडर रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, ये दोनों संबद्ध थे, यानी 2 और 3 सही है, इसे याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो प्रारंभ किया था वह अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बाद एक और भू राजस्व वसूली के लिए एक और भू राजस्व व्यवस्था आई जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब जानते हैं कि जब स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, तो रैयतवाड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था थी उसकी एक बहुत निगेटिव बात थी। ठीक है, अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था में क्या निगेटिव बात थी, बताइए। अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, इसकी जो सबसे निगेटिव बात थी वह ये थी कि इसमें जो धनी हुआ सबसे ज्यादा, जिसकी आमदनी हुई वह था जमींदार। ठीक है, जमींदार सबसे ज्यादा धनी हुआ, लेकिन बाकी के जो किसान थे वह क्या हुए, निर्धन हो गए, गरीब हो गए। केवल पैसा किसके पास इकट्ठा हुआ, जमींदार के पास हुआ। ठीक है, कंपनी और जमींदार। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि 1792 तक आते आते क्या होता है कि एक तो आप जानते हैं कि वहां औद्योगिक क्रांति आ गई थी। ठीक है, उद्योगों का विकास हो रहा था। तो जब उद्योगों का विकास हो रहा था तो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक क्या था कि उद्योगों का बना हुआ जो माल था उसे खरीदने वाला होना चाहिए। और भारत में इतनी आबादी के बाद अगर सारा पैसा जमींदारों के पास है तो उसे खरीदेगा कौन। तो इसके लिए क्या था, इसके लिए जो रुपया है, जो आर्थिक स्थिति है, अर्थ का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, तभी तो अर्थ का विकेंद्रीकरण, अर्थ का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। जब सबके हाथ में पैसा जाएगा तभी तो वो कोई ब्रिटेन की बनी कोई वस्तु खरीदेंगे और तभी
जो औद्योगिक क्रांति है उसका पूरा लाभ ब्रिटेन को मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए यह किया गया कि किसी तरह जमींदारों की स्थिति को कमजोर किया जाए, क्योंकि जमींदार तो केवल एक होता है लेकिन किसानों की संख्या हजारों लाखों में होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि जमींदारों की स्थिति को कमजोर करके अब यह व्यवस्था बनाई गई कि ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से ही भू राजस्व की वसूली की व्यवस्था बनाएगी, सीधे किसानों से ही भू राजस्व वसूलेगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि किसानों के हाथ में भी पैसे आएंगे, और जब उनके हाथ में पैसे आएंगे तो वह ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं खरीदेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा और वहां की औद्योगिक क्रांति का असली लाभ ब्रिटेन को मिल पाएगा। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लाने का एक और प्रमुख कारण था, एक विचारक था जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो। और यह विचारक कहता था कि भूमि से जो भी अधिशेष निकलता है, ठीक है, अधिशेष जो भूमि से निकलता है मतलब जो भी अनाज जैसे आप किसान ने उपजाया और उसके खाने के बाद जो बच जाता है वही अधिशेष है, मतलब उसके साल भर का जो खर्चा है उसको निकाल दीजिए और जो बचा वो अधिशेष है। तो ये डेविड रिकार्डो का कहना था कि भूमि से जो भी अधिशेष निकलता है उस पर सरकार का अधिकार है। ठीक है ना, इसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। और अभी तक की जो अस्थायी व्यवस्था थी उसमें क्या था कि इस सरकार और किसानों के बीच में जो जमींदार था वह यह मलाई खा ले रहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि इस जमींदार को हटाया जाए। ठीक है, और जमींदार को हटा के सरकार सीधे किसानों से संपर्क स्थापित करे और जो अधिशेष है वह सरकार ले जाए। ठीक है, तो इस व्यवस्था के तहत जो है इसलिए भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया। और एक चीज और है, ब्रिटिश शासन का उस समय दक्षिण और पश्चिमी भारत में विस्तार हो रहा था। क्या हो रहा था, दक्षिण व पश्चिमी भारत में इसका विस्तार हो रहा था। ठीक है, पश्चिमी भारत में विस्तार हो रहा था और वहां पे क्या है, दक्षिण भारत में जमींदारी प्रथा नहीं थी। ठीक है, मतलब जमींदार नहीं थे। तो जब जमींदार नहीं थे तो ऐसे में क्या किया जाए, एक नई भू राजस्व व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। जमींदार नहीं थे तो विकल्पहीनता थी, जमींदार होते तो आराम से दे देते, तो जमींदार नहीं थे तो फिर नई भू राजस्व व्यवस्था लाने का अवसर मिला। ठीक है, और वह राजस्व व्यवस्था किस रूप में आई, वही रैयतवाड़ी के रूप में सामने आई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना रैयतवाड़ी व्यवस्था की, वह विशेषता थी कि इसने किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। ठीक है, किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा जाता है किस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। आप जानते हैं कि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की थी वह थी कि इसमें अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता था तो वह जो है अपनी जमीन गिरवी रख सकता था। ठीक है, अपनी जमीन गिरवी रख सकता था। ठीक है, तो गिरवी रख सकता था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जमीन की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, इस प्रकार किसानों को चूंकि उसका वो बना दिया गया। ठीक है, कि किसान की भूमि है और वह जो है अपनी जमीन को, अगर मान लीजिए लगान उसके पास नहीं है तो इसमें 1812 ईस्वी में यह प्लान जोड़ा गया था। ठीक है, कि वह जमीन वो मतलब रेवेन्यू चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए वह अपनी जमीन गिरवी रख सकता था। पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई जब जमीन को बेच बिक्री की वस्तु बनाई गई। ठीक है, जमीन को बेच बिक्री की वस्तु बनाई गई, बेच बिक्री की वस्तु बनाई गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ जब जमीन को बेच बिक्री की वस्तु बनाई गई। ठीक है ना। अब देखिए, इस व्यवस्था को सबसे पहले जो है कर्नल रीड का नाम आपने सुना है ना, कर्नल रीड। कर्नल रीड ने इसे सबसे पहले 12 महल जिला, ठीक है, 12 महल कहाँ स्थित है, मद्रास में स्थित है। 12 महल है, यह मद्रास में स्थित है। ठीक है, 12 महल जिला मद्रास में सबसे पहले इसे लागू किया था, सीधे किसानों के साथ उसने समझौता किया। ठीक है ना। उसके बाद थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो जब तक कलेक्टर थे तब तक जो है इन्होंने इसे मद्रास में लागू किया था। ठीक है, निजाम से प्राप्त क्षेत्र का जो कलेक्टर बनाया गया था इन्हें, वहां इन्हें जो है इस व्यवस्था का परीक्षण किया। उसके बाद मद्रास के कुछ प्रांतों पर लागू किया। ठीक है, मद्रास के कुछ प्रांतों पर इस पे ट्राई किया इन्होंने। ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया, 1820 में ये मद्रास के गवर्नर बनते हैं। 1820 में मुनरो कौन क्या होते हैं, मुनरो मद्रास के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, और जब मद्रास के गवर्नर बन जाते हैं तो इन्होंने संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1825 में 1825 में बंबई में यह व्यवस्था लागू की गई थी, बंबई में। और ये बंबई में किसने लागू किया था, एल्फिंस्टन लागू किया था। ठीक है,
एल्फिंस्टन ने, बंबई ने यह व्यवस्था लागू किया था, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत भूभाग पे, कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भूभाग पे यह व्यवस्था लागू थी, तो आप जान लीजिए कि 51% भूभाग, जो टोटल अंग्रेजों के अंडर में था, 51, उसके 51% भूभाग पर, ठीक है, भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर हीथ और टॉमस मुनरो दोनों का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है, और उसके संबंध में जितनी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं मैंने बताने का प्रयास किया। यह दो बातें आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एक तो किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, और दूसरा, जमीन को पहली बार बेच बिक्री की वस्तु बनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत, मतलब जमीन, अपनी जमीन को किसान बेच सकता था अथवा गिरवी रख सकता था, ठीक है ना। तो यहां तक सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। देखिए, पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। सीधे सरकार ने क्या किया, किसानों से लगान लेने का समझौता किया, यानी किसानों और सरकार के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस लगान व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों से संपर्क किया, तो वह व्यवस्था कौन सी थी, वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तो आप जानते हैं कि पट्टे देती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का जब रैयत के साथ यानी किसान के साथ समझौता हो जाता था, तो उसे जमीन पट्टे पर दे दी जाती थी और यह जमीन उसकी हो जाती थी, किसानों की, ठीक है ना। कालांतर में इसमें यह व्यवस्था की गई, हमने बताया कि यह इस जमीन को बेच बिक्री कर सकता था, उसको गिरवी रख सकता था, ठीक है ना। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। जब जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत जब टैक्स लगाया जाता था, किसानों को भूमि दे दी जाती थी, उसके बाद जो है क्या होता था कि पूरा भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है था और मूल्य निर्धारण कर लिया जाता था, और जानते हैं कि अगले 20 से 30 सालों के बाद जो है दोबारा उसको रिव्यू किया जाता था। तो यानी यह तीसरा कथन भी सही है, तो इसे भी याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ बहुत निगेटिव बातें थी, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि यह तीनों सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो महत्वपूर्ण निगेटिव बातें थी वह क्या थी। देखिए, जो मैंने बताया ना कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण कर लिया जाता था अगले 25 से 30 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो टैक्स लगाया जाता था, टैक्स का परसेंट कितना होता था, ठीक है, टैक्स कितना होता था इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स होता था वह 45 से लेकर के 50% तक होता था, ठीक है ना। 45 से 50% तक होता था टैक्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या कभी कभी इसे 55% तक भी बढ़ा दिया जाता था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक और खास बात थी कि एक बार जब टैक्स तय हो गया किसी किसान पे, तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उस क्षेत्र में और किसानों को कोई उत्पादन उससे नहीं मिला भूमि से, ठीक है। तो मान लीजिए प्राकृतिक आपदा में सूखा आ गई, बाढ़ आ गया, ठीक है, या कोई अकाल पड़ गया, इसके बावजूद भी किसानों को क्या करना पड़ता था, अपना टैक्स जमा करना पड़ता था, 45 से 50% जो भी उस पर निर्धारित था, ठीक है ना। तो उतना लगान उसे हर हालत में देना ही पड़ता था। अब इसके एवज में किसान क्या करता था, चूंकि इसमें एक ही शर्त थी, अगर आप लगान नहीं जमा कर पाए हैं तभी आपकी जमीन सरकार हड़पती थी, उसे लेती थी, ठीक है। तो इसके लिए किसान क्या करता था, किसान यहां से निकलता था और टैक्स जमा करने के लिए चला जाता था साहूकार के पास, ठीक है। और साहूकार क्या करता था, पहली बात तो किसान अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उन्हें ज्यादा गुड़ा भाग जोड़ घटाना नहीं आता था। दूसरे जो है, साहूकार उन्हें ऊंचे दर पर टैक्स देता था, ठीक है, ऊंचे दर पर टैक्स देता था। अब किसान क्या करते थे, अपनी जमीन बचाने के चक्कर में वो सोचते थे कि चलो अभी ले लेते हैं और जल्दी से उसको चुकता कर देंगे, लेकिन जैसे पढ़े लिखे नहीं थे ना, अनपढ़ थे, इसलिए जब एक बार साहूकार के जाल में फंसे, एक बार साहूकार ने उनका नाम नोट किया और उनको कुछ कर्ज दिया, तो ये लगातार भले कितना भी पैसा साहूकार को दे दिए हो, कभी उसका ब्याज तक नहीं चुका पाते थे, ठीक है ना। एक तो ऊंचे दर पे वो ब्याज लेता था, दूसरे उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाता था और वो कहता था कि अभी तुम्हारा ब्याज ही नहीं खत्म हुआ। अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि किसान लगातार साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए, ठीक है। अभी साहूकारों, अभी क्या होता था कि साहूकार अगर किसान तय वक्त पे पैसा नहीं दे पाया, टैक्स भी नहीं, मतलब उसका ब्याज भी नहीं भर पाया, तो साहूकार क्या करता था, उनकी जमीन को हड़प लेता था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे किसान भूमिहीन होते गए और साहूकार जो है बहुत मोटा पैसा कमाने लगे और धीरे धीरे वो जमींदारों की श्रेणी में आने लगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार जब चाहे लगान की दर को बढ़ा सकती थी, ठीक है, ये सबसे अनिश्चितता वाली बात थी, ठीक है। सरकार जब चाहे लगान की दर को बढ़ा सकती थी, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब चाहे लगान की दर को सरकार बढ़ा सकती थी। अब इससे क्या हुआ कि किसानों में बहुत ज्यादा अनिश्चितता बढ़ गई, ठीक है ना। एक तरफ तो महाजन ब्याज वसूलने के लिए बैठा रहता था, दूसरी तरफ यही नहीं क्लियर था कि हमको इस बार लगान कितना देना है, जब चाहे तब सरकार इसे घटा बढ़ा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए किसान ऐसे जाल में फंस गया कि उसने अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी और धीरे धीरे यही जो किसान हुआ करते थे यही कृषक दास के रूप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, कृषक दास के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए पहले क्या था कि पहले जो भारत में हथकरघा उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, उससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग कृषि नहीं किया करते थे, लेकिन जब हथकरघा उद्योग का पतन हो गया तो सब लोग लौट के कृषि पे आए और कृषि की स्थिति इतनी खराब थी कि बाद में जमीनों का जब बंटवारा होने लगा तो बहुत से लोग भूमिहीन हो गए, बहुत लोगों के पास जमीनें नहीं रही। अब वो क्या हो गए, वो धीरे धीरे कृषक से लेके, पहले तो वह उद्योगपति थे, हथकरघा चलाते थे, आराम से शान का जीवन था, उसके बाद कृषि पे आए, कृषि में भी धीरे धीरे क्या हुआ, अब वह कृषक दास के रूप में हो गए, ठीक है। अब इस प्रकार जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसने भारत को क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान निर्धन हो गया, क्या हो गया, किसान निर्धन हो गया। बहुत ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, लगान लिया जाता था, उस कारण किसान निर्धन हो गया, ठीक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, ठीक है, क्योंकि महाजनों के चक्कर में जब फंस गया तो आदमी फिर दोबारा निकल नहीं पाया, आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, अपनी जमीन उसको दे देता, महाजन को देना पड़ता था, ठीक है। तो महाजनी प्रथा का विस्तार हुआ, ठीक है, ये सब इसके निगेटिव पॉइंट हैं। महाजनी प्रथा का विस्तार हो गया, ठीक है ना। और कृषि दासता तो हमने आपको बताया। अब जब इतनी समस्याएं हैं तो उत्पादन में तो कमी आएगी ही, ठीक है, उत्पादन में कमी आ गई, ठीक है, तो भुखमरी की भी स्थिति बढ़ जाएगी। इस प्रकार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के इतने निगेटिव पॉइंट हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। और सोचिए कि भारत की टोटल 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मतलब 51% जो भारत था वह डिस्टर्ब हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था से, पूरे भारत की ऐसी सिचुएशन हो गई है, ठीक है ना, 51% हिस्से की। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को बड़ी छूट थी, सीधे स्वतंत्र थे, इन्हें जमींदारों के चंगुल में नहीं रहना था। लेकिन जो नए जमींदार वर्ग के रूप में साहूकार उभर के आए वो जमींदारों से कहीं ज्यादा घातक थे और इसके द्वारा किसानों को अपनी जमीनों से हाथ भी धोना पड़ा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। छठवें प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो कथन ए को देखते हैं, क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। आपने देखा कि जो महालवाड़ी का क्षेत्र था वो अलग था, जो रैयतवाड़ी का क्षेत्र था अलग था, और जो अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र था वह अलग था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही बात है। पहला कथन सही है। कारण देखते हैं, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। जहां जहां लगान की अलग अलग व्यवस्था थी तो वहां किसान क्या करते थे, अपने ही लगान की व्यवस्था को सपोर्ट करते थे, ठीक है, चूंकि उनको वहीं देना था लगान, उसी हिसाब से भरना था, तो इससे किसानों के अलग अलग वर्ग भी बन गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहां मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां लागू था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां लागू था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त के जो एरिया थी वो हम बताते हैं। देखिए बंगाल में लागू था, ठीक है, बंगाल में, बिहार में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में था, ठीक है, बनारस के क्षेत्रों पर था, ठीक है ना, और उत्तरी कर्नाटक में लागू था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां कहां लागू था। रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी लागू था, देखिए बंबई में लागू था, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एल्फिंस्टन ने बंबई में इसे लागू किया था, मद्रास में मुनरो ने लागू किया था, ठीक है, मद्रास में किसने लागू किया था, मुनरो ने, कर्नल रीड ने भी लागू किया था, ठीक है, और असम क्षेत्र में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त पूरे जमीन के कितने हिस्से पे थी, 19% पे थी, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितनी जमीन पे थी, 51%, 51% पे लागू थी, ठीक है ना। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का उत्तरदायित्व तो किस पे था, तो यह जमींदार पे था, ठीक है। और रैयतवाड़ी में अभी तक हमने आपको बताया था यह सीधे किसानों से यह कर लिया जाता था, लगान लिया जाता था,
ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, जब महालवाड़ी आएगा तो हम महालवाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का हमारा 7वां प्रश्न है। देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 1839 ईस्वी में असम में चाय कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। मैं यही लिख देता हूं, आरओ 2016, ठीक है। यह परीक्षा पूछी गई, इस परीक्षा में यह प्रश्न आया है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना होती है 1839 में, ठीक है ना। अब इस कंपनी की जो बेसिक पूंजी थी यह थी 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए से इस चाय कंपनी की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी, ठीक है। सबसे पहले इस कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय था नजीरा, एक जगह है, और वह नजीरा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, कंपनी स्थापित होती है इंग्लैंड में, इसकी बेसिक पूंजी है 5 लाख रुपए, और इसका मुख्यालय है नजीरा, असम में, ठीक है। याद रखेंगे। अब देखिए, असम में इसका मुख्यालय है। अब कंपनी का नाम क्या है? द असम कंपनी, ठीक है। द असम कंपनी, इसका नाम है द असम कंपनी, ठीक है ना। और यही जो द असम कंपनी है, भारत की सबसे पुरानी, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी, ठीक है, चाय कंपनी है, व्यावसायिक चाय कंपनी है कह सकते हैं, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी कौन सी है? वह है द असम कंपनी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। आपको बताना है महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रैयतवाड़ी पढ़ा और अस्थाई बंदोबस्त पढ़ा। अब हमको पढ़ना है महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। देखिए, इजारेदारी और इस्तमारारी भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। अब महालवाड़ी बंदोबस्त की चर्चा करते हैं। देखिए, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो वह किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखेंगे, सही है। अब आइए देखते हैं आखिर महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी सेटलमेंट क्या था। आप जानते हैं कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें भूमि कर की इकाई, ठीक है, भूमि कर की इकाई क्या मानी गई महालवाड़ी बंदोबस्त में? यह किसी कृषक का खेत नहीं माना गया, ठीक है ना, बल्कि पूरे ग्राम या महाल, ग्राम को किस नाम से जानते थे? ग्राम को महाल के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो भूमि कर की इकाई कोई कृषक का खेत नहीं था, बल्कि पूरे ग्राम या महाल को माना गया, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका कोई भी गांव है, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, उस गांव की जितनी भूमि थी वह सम्मिलित रूप से पूरे ग्राम की या महाल की मानी गई, ठीक है ना। और इसे जो जमीन थी, ठीक है, उसे भागीदारों का समूह कहा गया। मतलब उस पूरी जमीन, आपके गांव के नाम से जितनी जमीन है, मान लीजिए अभी आपका कोई गांव है, उसके गांव के नाम से कुल 500 बीघा जमीन है, जितने लोग वहां निवास करते हैं उस गांव के निवासी, उनको सबका मिला के मान लीजिए 500 बीघे जमीन है, ठीक है। तो वो 500 बीघे जमीन को इकट्ठा मान लिया गया, उसमें किसी एक एक नाम से नहीं कि तुम्हारा 5 बीघे है, तुम्हारा 10 बीघे है, तुम्हारा 2 बीघे, ऐसे नहीं, पूरे ग्राम का पूरे ग्राम को एक में जोड़ दिया गया, ठीक है। और सरकार क्या करती थी कि इस 500 बीघे का ही इकट्ठा टैक्स हमको चाहिए, ठीक है। वह जमीन जिसकी जिसकी जितनी अलग अलग हो उससे हमसे बहुत मतलब नहीं है। तो इसे भागीदारों का समूह कहा गया, ठीक है, जो गांव की जमीनें थी। और इसे आप बॉडी ऑफ को शेयर्स कह सकते हैं, बॉडी ऑफ को शेयर्स, ठीक है। तो इसे माना गया और उसी गांव के मुखिया से ही उसका पूरा समझौता किया गया, उसमें मालिक बना दिया जाता था कि आप जो है यहाँ पे टैक्स जमा करेंगे पूरे गांव के लोग, और उस हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है ना। अब इसको वसूलने के लिए पूरे गांव के लोगों की एक सम्मिलित सभा बनाई गई, ठीक है ना, सम्मिलित सभा, जिसे आप इस समय किस रूप में जान सकते हैं? मान लीजिए कि वर्तमान के ग्राम सभा की तरह इसे नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। तो पूरा जितना कर था उस क्षेत्र का यही इकट्ठा करती थी, ठीक है। अब देखिए इसको शुरू कैसे किया गया। तो मैं आपको बताऊं कि 1801 ईस्वी में अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब ने 1801 में अवध के नवाब ने इटावा क्षेत्र, ठीक है, इटावा का क्षेत्र और फर्रुखाबाद का क्षेत्र, ठीक है, और गोरखपुर का क्षेत्र तथा बरेली, गोरखपुर और बरेली का जो क्षेत्र था यह अंग्रेजों को दिया, ठीक है ना। इतना क्षेत्र अवध,
कि नवाब ने किसको किसको दिया, इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर और बरेली का जो क्षेत्र है यह अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया गया चेक करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद समय आता है 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में मराठों से भी अंग्रेजों को कुछ हिस्सा मिला। वह हिस्सा था पानीपत का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया और सहारनपुर का क्षेत्र मिला। ठीक है, सहारनपुर। उसके बाद आगरा, आगरा का क्षेत्र मिला और अलीगढ़ का क्षेत्र मिला। ठीक है, तो पानीपत, सहारा, देखिए पानीपत, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्रों में जो है ये क्षेत्र मराठों से अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे, तो यहाँ भी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है ना। अब देखिए 1800 ये भी चेक करने के लिए अभी शुरू किया गया है। ठीक है ना। फर्रुखाबाद, गोरखपुर, इटावा, बरेली इत्यादि और पानीपत, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ इत्यादि जगहों पर महालवाड़ी व्यवस्था को अभी तक चेक किया जा रहा है लागू करके। ठीक है ना। 1822 का समय आता है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी का समय आता है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने इसे स्थापित कर दिया। ठीक है, इस व्यवस्था को कंटिन्यू कर दिया और स्थापित कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह आगे बढ़ी, अभी तक आपने यह देखा। अब देखिए इस व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसको जानते हैं। देखिए इसमें हमने आपको बताया कि इसमें कोई किसान नहीं बल्कि पूरा महाल या ग्राम यह राजस्व चुकाता था, पहली विशेषता थी। ठीक है, अब राजस्व वसूली का काम कौन करता था, तो यह ग्राम प्रधान करता था। ठीक है, जिसे नियुक्त किया जाता था, या जमींदार, जिन क्षेत्रों में जमींदार थे तो जमींदार करते थे इसकी वसूली। ठीक है ना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आप इसे विशेषता कहिए या इसका निगेटिव पॉइंट कहिए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वह थी कि कृषक का भूमि पर से स्वामित्व खत्म हो गया था, यानी इसमें कृषक को भूमि का स्वामी नहीं माना गया। ठीक है, कृषक को भूमि का स्वामी नहीं माना गया है। ठीक है, माने व्यक्तिगत भूमि किसी की नहीं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तिगत स्वामित्व तो नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बल्कि क्या था कि पूरे गांव की भूमि ही, जो भूमि थी वो पूरे गांव की इकट्ठी थी, किसी का व्यक्तिगत कोई भूमि नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि किसान को भूमि का स्वामी माना गया और वह अपनी भूमि को बेच बिक्री कर सकता था, गिरवी रख सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था, मान लीजिए अगर वह खेती नहीं कर पाया, टैक्स नहीं भर पाया है तो खेती नहीं कर पाया, तो क्या करता था कि जब कोई भूमि छोड़ता था तो उसको जो है ग्राम समाज उस भूमि की देखभाल करता था। कौन करता था, ग्राम समाज। ठीक है, ग्राम समाज किसी के द्वारा छोड़ी गई भूमि की देखभाल करता था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यह जो व्यवस्था थी इसमें जब जमींदार या प्रधान जो वसूली करता था उसका 83% वह सरकार को दे देता था। ठीक है, 83%, और मात्र 17% वह अपने पास रखता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आगे चल के मार्टिन बर्ड ने एक सुधार किया। किसने सुधार किया, मार्टिन बर्ड ने। और इसमें जो लगान की दर थी ना उसे 66% तक कर दिया। कितना ज्यादा लगान हो गया बताइए, 100 में 66% किसानों को कर टैक्स देना पड़ जाता था। ठीक है ना, मतलब इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी पार कर दिया। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय आता है और बेंटिक ने यहाँ से करों की दर को घटा करके उसे 60% किया। ठीक है, 60% किया। और आगे चलकर डलहौजी आता है और डलहौजी ने इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया। ठीक है, और डलहौजी ने जो संशोधन किया उसके अनुसार सहारनपुर नियम के तहत दरों को घटा करके 50% कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से महालवाड़ी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, अब देखिए जो प्रभाव हुआ इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर महालवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव क्या रहा। देखिए जिन लोगों को महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया गया था, चाहे वह प्रधान हो चाहे वह कोई अन्य व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे प्रधान हो या जमींदार हो, जहां जमींदारी थी, ठीक है, वो क्या किए, वह और मजबूत होते चले गए। अगर सामान्य व्यक्ति था तो वह जमींदार की तरह शक्तिशाली हो गया, और जमींदार था तो वो तो पहले ही शक्तिशाली था। मतलब जिनको टैक्स वसूलने का अधिकार मिला वो क्या किए, वो बहुत मजबूत होते चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी निगेटिव बात यह रही, मतलब इसका प्रभाव मान लीजिए या निगेटिव बात मानिए, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव इसका रहा कि चूंकि लगान की जो दर थी वह बहुत ज्यादा थी। ठीक है, लगान की दर कितनी थी, अत्यधिक थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे किसानों का शोषण बढ़ा, उन पर अत्यधिक भार पड़ा। फलतः क्या हुआ कि लगातार किसानों का वही शोषण होता आया जो हमने आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है महालवाड़ी जो व्यवस्था थी इसने भी किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं किया। अगर आपसे पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत के कुल कितने क्षेत्र पर फैली थी, ठीक है, कुल कितने क्षेत्र पर थी,
ठीक है। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वह 30% भूमि को कवर करती थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, फिर महलवाड़ी 30% भूमि पर थी, और उसके बाद बचता है स्थायी बंदोबस्त जो 19% भूमि पर लागू किया गया था। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब देखिए मैं आपको सामूहिक रूप से बता देता हूं। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई, पहले इसको भी जान लीजिए। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वह उत्तर, देखिए किन क्षेत्रों पर लागू की गई, यहां लिख देता हूं, किन क्षेत्रों पर लागू की गई। तो वह क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में लागू की गई, और उसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वह किसी व्यक्ति की नहीं थी, किसी किसान की नहीं थी, बल्कि समस्त गांव की थी, और गांव का मुखिया इसे वसूल करता था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए अगर हम आपको सामूहिक रूप से पूछें कि जो अंग्रेजों द्वारा भारत में राजस्व व्यवस्था लागू की गई उसका क्या प्रभाव था, ठीक है, तो उसके प्रभाव को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी के प्रभाव ने आगे चलकर 1857 के विद्रोह के समय बहुत काम किया। ठीक है ना, तो प्रभाव बता देते हैं। क्योंकि देखिए 1857 का जो विद्रोह था ना, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डिस्टर्ब तो कर ही दिया था कि जिस दिन ये लोग एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर अंग्रेजों का भारत में रहना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ वह, देखिए एक तो ब्रिटिश ने जिस लिए इसे चलाया था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, आर्थिक अधिशेष जो भारत में होता था उसे लूटने के लिए, तो उसमें तो वह सफल रहा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या किया गया, भूमि को हस्तांतरणीय बनाया गया। ठीक है ना, भूमि को हस्तांतरणीय बनाया गया। अब हस्तांतरणीय का क्या मतलब है, इससे क्या हुआ कि जब पहले क्या था, पहले भूमि को खरीदा बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन जब भूमि हस्तांतरणीय हो गई इसका मतलब उसका क्रय विक्रय हो सकता है। ठीक है, जब क्रय विक्रय होने की स्थिति आ गई, उसे गिरवी रखा जा सकता है, तो इसका परिणाम हुआ कि जब भी कोई मुश्किल का समय आता था, मान लीजिए किसान कर नहीं चुका पाता था, तो क्या होता था, उसे अपनी जमीन को बेचना पड़ता था अथवा गिरवी रखना पड़ता था, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। जब किसानों की जमीन बिकने लगी या गिरवी रखी जाने लगी तो क्या हुआ, जमीनों के दाम बढ़ने लगे। ठीक है, अब देखिए आज की समस्या से इसे जोड़ेंगे तो बिल्कुल पास में पाएंगे। तो जमीनों के दाम बढ़ने लगे। ठीक है, अगर बेचने की व्यवस्था नहीं होती तो ऐसी समस्या नहीं आती। ठीक है, जब जमीनों के दाम बढ़ने लगे तो अब इससे और क्या हुआ, तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब एक परिवार के लोग थे तो परिवार में बंटवारा होने लगा और सब लोग अपनी जमीनों का हिस्सा मांगने लगे, तो क्या हुआ, भूमि का विखंडन हुआ। क्या हुआ, भूमि का विखंडन हुआ। ठीक है ना, सबको अलग अलग जमीन चाहिए, भूमि का विखंडन हुआ, संयुक्त परिवार टूटे। ठीक है, और यहीं से मुकदमेबाजी की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, जमीनों के लिए जो राजस्व का मुकदमा होता है, मुकदमेबाजी की शुरुआत यहीं से होती है। और मुकदमा लड़ने के लिए उस समय क्या करना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था, उसके लिए भी पैसा लगता था, तो ऋणग्रस्तता की भी शुरुआत होती है। तो पहले से ऋणी थे, इसमें एक मुकदमा खोस दिए तो ये और ऋणी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो समस्त जो इनकी लगान की व्यवस्था थी उससे क्या हुआ, केवल और केवल ब्रिटिश को फायदा हुआ, भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। और भारत के लोग उस समय जो जमीन के मुकदमेबाजी की शुरुआत हुई थी वैसी ही व्यवस्था आज भी चलती आ रही है। 1 इंच जमीन अगर किसी ने किसी का ज्यादा ले लिया है तो उसके लिए उसे 100 वर्षों तक, 80 वर्षों तक, 40 वर्षों तक मुकदमा लड़ना मंजूर है। लेकिन 3 पीढ़ी तक लोग मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन वह 1 इंच जमीन वह किसी को फ्री में नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इन सब की शुरुआत कब से हुई थी, यह अंग्रेजों के समय से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यह टोटल जितना भू राजस्व व्यवस्था थी उसका यही प्रभाव है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसका सही आंसर आपने देखा ना, बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि मतलब इसमें मिलान करना है। ठीक है, कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला है जजमानी प्रथा। जजमानी कहाँ प्रचलित थी बताइए, जजमानी उत्तर भारत में प्रचलित थी, आज भी प्रचलित है। ठीक है ना, याद रखेगा। 12 बलूट वाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी, तो यह महाराष्ट्र में प्रचलित थी। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 12 बलूत कहाँ प्रचलित थी, महाराष्ट्र में। तीसरा मिरासी या मिरासेदार, ये कहाँ प्रचलित थे, तो यह प्रचलित थे तमिलनाडु में। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन सही है। और अडाडे, अडाडे कहाँ प्रचलित थे, यह थे कर्नाटक में। ठीक है ना, तो सही मिला लेते हैं। देखिए ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 4 है। ए का 1, बी का 3 और सी का 4 है और डी का 2 है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, जजमानी
उत्तर भारत में थी 12 बलूत की प्रथा। महाराष्ट्र में मिरासीदार कहाँ होते थे? तमिलनाडु में होते थे, और अडाडे कर्नाटक में होते थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आइए इन प्रथाओं के बारे में जान लेते हैं। आखिर जजमानी प्रथा, 12 बलूत की प्रथा, मिरासी प्रथा और अडाडे प्रथा क्या थी? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जजमानी प्रथा की। आप जानते हैं कि जो जजमानी प्रथा थी, यह भारत की पारंपरिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, और जो विशेष रूप से ग्रामीण समाज में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? ग्रामीण समाज में। आप लोग गांव से होंगे तो आप इसको बहुत अच्छी भली भांति जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए, यह प्रणाली जाति आधारित पेशेवर सेवा विनिमय पर आधारित थी। ठीक है ना। अब देखिए, जहां एक जाति दूसरी जातियों को सेवा देती थी, और बदले में उसे क्या मिलता था? बदले में उसे मिलता था सेवा के बदले, ठीक है, सेवा के बदले उसे क्या मिलता था? अनाज मिलता था, ठीक है, वस्त्र मिलता था, वस्त्र मिलता था, और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती थी। ठीक है ना। अब देखिए, जजमान किसे कहते थे? जजमान वह व्यक्ति होता था जो सेवा लेता था। जजमान किसे कहते थे? जजमान वह था जो सेवा लेता था। ठीक है, सेवा लेता था। किससे सेवा लेता था? जो सेवक जातियां थी, ठीक है, हमारे समाज में, उनसे जो सेवा लेता था उसे जजमान कहा जाता था। यह अक्सर जमींदार टाइप के लोग होते थे या बड़े आदमी होते थे। अब देखिए, इसको व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। अब जानते हैं, जैसे गांव में नाई होता है, ठीक है, धोबी होता है, कुम्हार होता था, ठीक है, नाई, धोबी, कुम्हार। ठीक है, आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि नाई बाल काट जाता था, धोबी कपड़े धुल जाता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन आदि देता था। इसके बदले में इन्हें पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है ना। इसके बदले में इन्हें क्या होता था? इन्हें अनाज मिलता था, वस्त्र मिलते थे, ठीक है, आदि चीजें इन्हें दी जाती थी। तो यह जो पारंपरिक व्यवस्था थी, ठीक है, यह एक दूसरे पे डिपेंड थी। एक सेवा देता था और दूसरे उसके बदले में कुछ मूल्य देता था। उस मूल्य के बदले अनाज, घी, तेल जो भी होता था जजमान के यहाँ, वह उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर मान लीजिए नाई नहीं है, वह खत्म हो गया, तो उसका लड़का, ठीक है, उस व्यवस्था में सीधे आ जाता था और जजमान की सेवा करने लगता था। या जजमान नहीं है तो उसके जजमान के बाद जो है उसका लड़का जो होता था, वह सीधे उस व्यवस्था में आता था, और यह जो है नाई का लड़का अपने जजमान के लड़के के का सेवा भाव करने लगता था। तो मतलब यह परंपरागत रूप से चला आ रहा था, उत्तराधिकार आधारित था, कि सीधे वह एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, अब देखिए, इससे क्या होता था? इससे जो सामाजिक संरचना थी ना, वह बहुत अच्छी थी। ठीक है, सामाजिक संरचना बेहतर थी, और सबकी एक दूसरे से आवश्यकता पड़ती थी। सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, लोग आपस में मिलते जुलते थे, ठीक है, और सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। यह व्यवस्था थी जजमानी व्यवस्था, और जो आज भी देखने को मिलती है, लेकिन अब फिर भी उसमें बहुत सा परिवर्तन हो गया है। बहुत मतलब वो समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं लोग? भाड़े पे ले आते हैं, किराए पर, और एक दिन के लिए किसी को पैसे देके अपने काम करा लेते हैं। बाकी चीजें लगभग मतलब समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गई जजमानी प्रथा, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब आ जाते हैं दूसरा जो कहा गया है, 12 बलूत की प्रथा। यह कौन सी प्रथा थी? इसको देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल जजमानी प्रथा की तरह ही 12 बलूते की प्रथा थी। ठीक है ना। अब ये समझते हैं कि 12 बलूते क्या है। तो इसमें देखिए, जो 12 है ना, 12 का मतलब है 12। ठीक है, यह चूंकि महाराष्ट्र में यह सबसे ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो 12 को 12 कहते हैं, और बलूते को क्या कहते हैं? बलूत या बलूते को क्या कहते हैं? कि गांव की पारंपरिक सेवा के बदले दी जाने वाली पारिश्रमिक। ठीक है, जैसे ऊपर दिया जाता था कोई अनाज हुआ, कपड़ा हुआ, कुछ भी, तो वैसे ही पारिश्रमिक जो दिया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे बलूते कहते थे। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 12 बलूते महाराष्ट्र में प्रचलित था कि 12 जातियां थी जो गांव की विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करती थी। ठीक है ना। अब उन 12, चूंकि 12 बलूते दिया गया है ना, तो उन 12 जातियों के नाम आपको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, मैं बता देता हूं ये 12 जातियां कौन थी जिनके नाम पे ये 12 बलूते बने। देखिए, पहला था उसमें से, मान लीजिए सोनार हो गया, ठीक है, दूसरा लोहार हो गया, ठीक है, लोहार हो गया, तीसरा हो गया सुतार, ठीक है, सुतार हो गया, फिर कुम्हार हो गया, ठीक है, कुम्हार के बाद मोची हो गया, ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या आएगा? मोची आएगा, ठीक है, छठवें नंबर पे क्या आता है? नाई हो गया, नाई को हजाम भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। सातवां हो गया धोबी, ठीक है, धोबी। आठवां कौन था? माली था। ठीक है, आप सोचते चलिएगा, आपके गांव में इन सब चीजें से आप जुड़े हुए पाएंगे अपने आप को। ठीक है, नवा क्या था? मांग। मांग को कहते हैं यहाँ पे डंका बजाना या अन्य पारंपरिक सेवाएं देना। ठीक है, दसवां कौन था? भट्ट, या इसे कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, यह 10वां था। 11वां था गुरु, ठीक है, मंदिर के सेवा पूजा करने वाला, ठीक है, इसे गुरु कहते हैं। और 11वां कौन था? सिंपी या दर्जी। 11वां, ये देखिए 11वां था,
गुरु क्या था, 11वां था, और 12वां था सिंपी। सिंपी को क्या कहते हैं, सिंपी को कहते हैं दर्जी, ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे। तो यह जो 12 जातियां थी, यह सामाजिक संरचना का हिस्सा थी, और यह जो है सेवाएं प्रदान करती थी, और इसके बदले में इन्हें अनाज, कपड़े, ठीक है, खेत की उपज दी जाती थी, अन्न दिया जाता था, अन्य वस्तुएं इसके बदले में दी जाती इनकी सेवा के बदले, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गांव की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती थी वह यह होती थी कि बलूतेदारों को उनके कार्य के अनुसार उनका वार्षिक हिस्सा मिलना चाहिए। तो ऐसे सब एक दूसरे पे डिपेंड थे, और सामाजिक संरचना बहुत बेहतर ढंग से चलती आ रही थी, ठीक है। तो ये हुआ 12 बलूते। ये मुख्यतः जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित थे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए मिरास के बारे में देख लेते हैं, मिरासी के बारे में कि आखिर मिरासी क्या है, ठीक है। देखिए, मिरासी जो है यह मूलतः अरबी शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरबी का मूल शब्द है मिरासी, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, मिरासी का जो अर्थ होता है वह होता है उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार, या आप इसे कह सकते हैं पैतृक संपत्ति किसी की, ठीक है, पैतृक संपत्ति। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मिरासीदार वह व्यक्ति या समुदाय होता था जिसे किसी भूमि पर, ठीक है, किसी, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा, जिसे किसी भूमि पर, किसी भूमि पर संपत्ति, भूमि पर या किसी भूमि या संपत्ति पर, ठीक है, या संपत्ति पर पारंपरिक, पारंपरिक, वंशानुगत, वंशानुगत या पैतृक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, पैतृक अधिकार प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसे क्या कहते हैं, उसे मिरासीदार कहते हैं या मिरासदार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे किसी भूमि पर या संपत्ति पर पारंपरिक, वंशानुगत या पैतृक अधिकार प्राप्त होता है, उसे मिरासीदार कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, और उस क्षेत्र की जो भूमि है वह उसी की है, ठीक है। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी आएगा तो भी वह भूमि उसी की होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ पट्टेदार कर दीजिए, ठीक है, पट्टेदार, अगर आप इसी के साथ पट्टेदार जोड़ दीजिए तो पट्टेदार क्या होता है, यह मिरासीदार की जो भूमि है वह किराए पर लेता था। पट्टेदार क्या करता था, किराए पर भूमि लेता था। किससे भूमि लेता था, यह मिरासीदार से किराए पर भूमि लेता था, और इसके बदले में यह पट्टेदार क्या करता था, मिरासीदार को किराया देता था, ठीक है ना। तो अब आप सही बात समझे कि जो भूमि का वास्तविक मालिक होता था वह मिरासीदार होता था, और वह उसकी खेती बाड़ी जो करता था वह पट्टेदार होता था, और पट्टेदार उसके बदले में उसे किराया देता था, ठीक है। तो यह हो गई मिरासीदार व्यवस्था। अब आ जाते हैं अगले उस पे, अगला है अडाडे। अडाडे के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये अडाडे कौन है, ठीक है। अब देखिए, ये अडाडे वो होते थे जो मिरासी व्यवस्था को चुनौती देते थे, ठीक है। इसीलिए एक साथ सब पूछ लिया गया है प्रश्न में, बहुत समझदारी के साथ। देखिए, अडाडे कौन होते थे, अडाडे वो होते थे जो मिरासी को चुनौती देते थे, उनके रास्ते में रोड़े अटकाते थे, या किसी भूमि पर अपना अधिकार जताते थे। अगर वास्तव में देखा जाए तो अडाडे कौन होता था, अडाडे मान लीजिए कि वह कोई पुराना मिरासीदार रहा हो, ठीक है, कोई पुराना मिरासीदार रहा हो, या वह जो है पहले किराए पर किसी भूमि को लिया हो और बाद में वह उस पर अपना अधिकार जता रहा हो, ठीक है। चूंकि अडाडे का जो वास्तविक अर्थ है वह जानते हैं क्या है, अडाडे का जो वास्तविक अर्थ है वह है अस्थायी या विवादास्पद दावा करना, ठीक है। ये क्या करते थे, यह विवाद पैदा करते थे, ठीक है, विवाद पैदा करते थे। और मैंने बताया ना कि जो अडाडे थे वो भूतपूर्व मिरासीदार रहे थे, या तो संबंधित भूमि पर भूतपूर्व में कभी किराएदार रहे होंगे, ठीक है। और जब उन्हें किसी कारणवश वहां से हटा दिया जाता था तो वह भूमि पर अपना जबरदस्ती दावा ठोकते थे, ठीक है, और उसके संबंध में उसे विवाद पैदा करते थे, उन्हें कहा जाता है अडाडे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि जजमानी, 12 बलूत, मिरासी और अडाडे के संबंध में आपको बेहतर पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखिए, जजमानी प्रथा उत्तर भारत में मूलतः थी, 12 बलूत की प्रथा महाराष्ट्र में थी, मिरासी की प्रथा तमिलनाडु में थी, और अडाडे की जो प्रथा थी वह कर्नाटक में ज्यादा विख्यात थी, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। आपको यह बताना है कि अंग्रेजों के समय में किस प्रकार भारत से पैसा ले जाकर के इंग्लैंड में जमा किया जा रहा है, इसके बारे में इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यमयन राय, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए।
अब देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, दादा भाई नौरोजी। और यह प्रश्न बहुत बार आपके सामने से गुजरा होगा, ठीक है, कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। और उनकी एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत के धन को इंग्लैंड ले जा रहे हैं और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हाल की परीक्षाओं में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन के वर्ष के बारे में पूछ लिया था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा यह जो पुस्तक है यह कब लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी वर्ष 1901 में, ठीक है। इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया है इसके वर्ष के बारे में, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि इस बार भी परीक्षा में वर्ष के बारे में पूछ ले। तो 1901 में इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इनकी दो पुस्तकें और बहुत फेमस है। एक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। कौन सी है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यह भी इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। हो सकता है इसके बारे में पूछा जा सके, आगे परीक्षाओं में पूछा जाए, ठीक है। तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, एक पुस्तक और इन्हीं की है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मीन्स ऑफ इंडिया। यह दोनों तीनों पुस्तकें जो है दादा भाई नौरोजी की हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन वर्ष 1901 में किया गया था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या दादा भाई नौरोजी ने जीडीपी का भी आकलन किया था, तो हाँ, दादा भाई नौरोजी ने जीडीपी का भी आकलन किया था। और उनके अनुसार 1867-68, ठीक है, 1867 और 1867-8 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय, उसका अनुमान लगाया गया था, ठीक है। और उसका अनुमान उन्होंने लगाया था 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक तत्कालीन समय में भारत की जीडीपी थी, प्रति व्यक्ति आय थी, ठीक है, 30 रुपए तक, ठीक है। याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी जीडीपी का अनुमान लगाया था उस समय, तो प्रति व्यक्ति आय का, तो 20 से 30 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार यह भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी इस टॉपिक से एक प्रश्न और आता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे थे जो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियों के आलोचक थे, ठीक है। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर पूछा जाए किन्होंने जो है उपनिवेशवाद के या अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी आलोचना की थी, ठीक है, तो देखिए उसमें कई नाम आते हैं। एक आता है एमजी रानाडे का नाम, ठीक है, एमजी रानाडे। अब देखिए दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त हम बता रहे हैं, तो एमजी रानाडे हैं। आईसीएस अधिकारी थे, आपने नाम सुना होगा, आईसीएस थे, उनका नाम था आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। इन्होंने भी एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था आरसी दत्त ने, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था, इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था आरसी दत्त ने, ठीक है। इसके बाद और जो मुखर विरोधी थे वह थे जीवी जोशी थे, ठीक है, जीवी जोशी जी थे, इन्होंने भी विरोध किया था आर्थिक नीतियों का। एक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, नाम सुना आपने, इन्होंने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यह द हिंदू के संस्थापक हैं, द हिंदू वही समाचार पत्र, द हिंदू के संस्थापक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, इन्होंने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जी के गोखले ने भी इसका विरोध किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है इनमें से किन लोगों ने उनकी आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। तो कभी जी सुब्रमण्यम और आरसी दत्त का नाम देता है, और कभी जीवी जोशी जी के गोखले या एमजी रानाडे का नाम दे देता है। तो आप सबको याद रखिए, इन सभी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दादा भाई नौरोजी के बारे में ये बातें आप जानते रहिए, ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा जो 11वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कथन ये है क्या? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक है ना, सही है। दूसरा है कथन है, कारण आ रहा है, धन की निकासी का जो स्वरूप था वह अप्रतिफलित निर्यात था। बिल्कुल सही बात है, जो यही तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत ही तो उन्होंने दिया था कि जो यहाँ से गया
उसके बदले में भारत को कुछ मिलता नहीं था। ठीक है, तो यह दोनों कथन और कारण सही है। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और धन की निकासी का जो स्वरूप था वह अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब बताइए ब्रिटिश हाउस, अब इसमें से दो प्रश्न निकालिए। अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। और दूसरा प्रश्न इसमें बनता था कि इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि दादा भाई नौरोजी ने चुनाव कब लड़ा था, तो आप जान लीजिए लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए और उसमें वह विजयी हुए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। ठीक है, और उन्होंने उदारवादी दल या लिबरल पार्टी की टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपको पता है लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी, इसका गठन किसने किया था और यह क्यों किया गया था इसका गठन? तो देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी का जो गठन है वह दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किसके साथ मिलकर किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर किया था इसका गठन। आप एसएन बनर्जी लिख देते हैं। ठीक है ना। देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, एसएन बनर्जी नहीं है, सॉरी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, कब किया था दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन? तो इसका गठन 1865 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? तो इसका गठन का जो उद्देश्य था वह था कि भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। ठीक है, भारत के लंदन में भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। ठीक है, दुख दर्द जो अंग्रेज दे रहे थे उसे वहां जाके बताना कि किस प्रकार जो है ये भारतीयों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के दुख दर्द का प्रचार करना लंदन में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लंदन इंडिया सोसाइटी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अच्छा बताइए अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि किसने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यही शब्द है, किसने कहा था? तो देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह शब्द हैं कार्ल मार्क्स के। ठीक है, कार्ल मार्क्स के यह शब्द हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। आप इसे अनुद्योगीकरण को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके संबंध में आपको कथनों को बताना है। तो देखिए पहला कथन है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा शब्द कम रह गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, यहां लिख देते हैं व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। यह प्रश्न कट हो गया है बीच में। ठीक है, एकाधिकार की समाप्ति, ठीक है, ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ये है दूसरा स्टेटमेंट। तो देखिए पहला सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, अनुद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में दोनों कथन सही है। ठीक है, एक तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अनुद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। ठीक है, ये क्या है अनुद्योगीकरण, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह क्या है, तभी आप समझ पाएंगे पूरी बात। अनुद्योगीकरण किसे कहते हैं? देखिए अनुद्योगीकरण का अर्थ मतलब क्या है? अनुद्योगीकरण का अर्थ है मतलब उद्योगों का समापन। ठीक है, उद्योगों की समाप्ति या समापन। ठीक है, यह है अनुद्योगीकरण, मतलब उद्योगीकरण नहीं होना ही अनुद्योगीकरण है। ठीक है ना, इस बात को ऐसे याद रखिए कि उद्योगीकरण का न होना ही अनुद्योगीकरण है। ठीक है, या उद्योगीकरण की समाप्ति ही अनुद्योगीकरण है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।
आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले कुटीर उद्योग बहुत चरम पर था। ठीक है, कुटीर उद्योग बहुत चरम पे था, इसमें बहुत लोग रोजगार पाए थे और बहुत उम्दा चीजें यहाँ बनाई जाती थी जिनका विदेशों में जिनकी बहुत डिमांड थी। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए, उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई। तो अगर भारत के कुटीर उद्योग चलते रहते तो बताइए उनके उद्योगों का बना सामान कहाँ बेचा जाता और भारत जैसा बाजार उन्हें कहाँ मिलता। तो उन्होंने क्या किया कि पहले भारत के उद्योगों को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो उनका वो हुआ था, उद्योगीकरण हुआ था, उसको पूरी तरह से मतलब सही प्रतिफल मिल सके। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के उद्योगों को समाप्त किया और यही प्रक्रिया जो है अनुद्योगीकरण के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1813 में आपने देखा होगा कि जो 1813 का एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1813, उसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एक अधिकार की समाप्ति हो गई थी और जितने लोग ब्रिटेन में थे, ठीक है, सबको कह दिया गया कि भारत के साथ व्यापार करिए। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए पहले फिक्स थी कि वही व्यापार करती थी। अब क्या है, सबको खुली छूट दे दी गई कि अब चाहे जो चाहे वह भारत के साथ व्यापार कर सकता था। ठीक है ना। देखिए पहली चीज, यह एक्ट कब आया, 1813 में आया, तो यह सही है। और दूसरा, व्यापारिक एकाधिकार की जो समाप्ति है उसके द्वारा ऐसा हुआ कि भारत में सभी लोग जितने थे, जो सक्षम थे, जो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, जिनके पास चीजें थी व्यापार करने की, उन्होंने क्या किया, सब जो है भारत के ऊपर टूट पड़े। ठीक है। अब जब भारत पे सब टूट पड़े तो क्या होता है आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति के बाद ब्रिटेन से क्या हुआ कि बहुत सारे व्यापारी भारत आए और ब्रिटेन में औद्योगिक कारखानों में बनी हुई चीजों से भारत के बाजार को पूरी तरह से पाट दिया गया। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में कुटीर उद्योग थे यह दो हिस्सों में बटे थे, एक शहरी और दूसरा जो है ग्रामीण। ठीक है। ग्रामीण कुटीर उद्योगों में जो भी उत्पादन होता था, इन्हें क्या होता था, कच्चा माल गांव से ही मिल जाता था। ठीक है। कच्चा माल कहां से मिलता था, गांव से ही मिल जाता था। और ये जो सामान बनाते थे उसकी खपत भी गांव में ही हो जाती थी। ठीक है ना। अब गांव में खपत हो जाती थी, अगर जो कुछ बचता भी था तो उसे हाट में, ठीक है, हाट में, मेले में आदि जगहों पर उसे खर्च कर लिया जाता था। हाट में, मेले में, ठीक है, आदि जगहों पर उसे खर्च कर लिया जाता था। जो शहरी कुटीर उद्योग थे उनका जो काम था वह विलासिता की वस्तुएं, बड़े बड़े लोगों के लिए, आज भी देखिए शहरों में क्या होता है, तो विलासिता की वस्तुएं बनाते थे। ठीक है ना। और उनके फिक्स खरीदार हुआ करते थे, राजा महाराजा जमींदार आदि लोग हुआ करते थे, तो वह उनको बेचा करते थे। ठीक है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत के इन कारीगरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। ठीक है ना। और जो ये रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ना, जो रेलों की स्थापना की गई, यह अंग्रेजों ने हमारे विकास के लिए, हमारी सुविधा के लिए नहीं किया। रेलों का जो विकास किया वह देश के कोने कोने में अपने सामान को पहुंचाने के लिए और उन कोने कोने से कच्चे माल को अपने पास ले आने के लिए अंग्रेजों ने रेलों की व्यवस्था की थी, ट्रेनों को चलाया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत के उद्योगों को समाप्त करने के लिए वहां का जो औद्योगिकरण था वही पर्याप्त था, क्योंकि वहां सस्ती दरों में सामान मिल जाते थे और उसको भारत के बाजारों में पाट दिया गया था। तो इससे क्या होता था, 10 रुपए की चीज अगर आपको 5-6 रुपए में मिल जाती है तो आप तत्काल में तो खरीद लेते हैं। जैसे अभी चाइनीज सामान देखिए कि 100-200 की चीजों को 40-50 रुपए में वह उपलब्ध करा देता था, भले वह उसकी कॉपी हो, और आदमी ले ही लेता है, सोचता है कि चलो जितने में एक लेंगे उतने में दो ले लेंगे, उतने दिन चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही उसमें किया गया। एक प्रथा अंग्रेजों ने चलाई थी, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ददनी प्रथा। ठीक है। ददनी प्रथा में क्या होता था, इसमें जैसे मान लीजिए वस्त्र उत्पादन कौन करता था, जुलाहे करते थे। ठीक है। तो जुलाहों को पेशगी के तौर पर, ठीक है, पेशगी के रूप में, यानी पहले ही पेशगी के रूप में कुछ धन दे दिया जाता था और कहा जाता था कि मान लीजिए जुलाहों से कहा गया कि मुझे 100 सूट चाहिए, पहनने वाला सूट, 100 सूट चाहिए और इसके लिए आपके पास 1 माह का समय है। ठीक है। और एडवांस में धन दे दिया कि तुम धागा वागा ले आओ और हमको 1 माह में 100 सूट देना है। ठीक है। उसके बाद कीमत तय हो जाती थी कि यह कितने में एक सूट हम देंगे, उसकी कीमत भी तय हो जाती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, यह जुलाहे जब मार्केट से धागा या कच्चा माल लेने जाते थे तो कच्चा माल पे जो नियंत्रण था वो पूरी तरह से अंग्रेजों ने कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कर लिया था। अब क्या होता था कि जुलाहे जब ये सूट का निर्माण करते थे तो जितने में वो कच्चा माल लाए और जितनी मेहनत उन्होंने की उसको बनाने में, सूट को बनाने में, उससे क्या होता था, जब बेचने जाते थे, चूंकि बेचने की प्राइस फिक्स हो गई थी, तो उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता था। ठीक है, लाभ नहीं मिलता था। और पता चला उनका घर का भी जो लागत थी वह घर से लगानी पड़ती थी, तो इससे उनको बहुत नुकसान होने लगा। तो आपने सुना होगा बहुत से जुलाहों ने अपने अंगूठे तक कटवा लिए थे। ठीक है, ताकि जबरदस्ती उनसे कोई यह काम न कराए, क्योंकि अपने घर से जब उनका जाता था धन तो उससे वह ऋणी हो जाते थे और धीरे धीरे इस चक्र में वह फंसते जा रहे थे। ठीक है। तो इस प्रकार धीरे धीरे
बहुत से लोगों ने ये काम छोड़ दिया, ठीक है, और धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद होने लगे, और यह जो कुटीर उद्योग के कर्ता धर्ता थे, उद्योगपति थे, यह धीरे धीरे मजदूर बनते चले गए, ठीक है, और इस प्रकार भारत के उद्योगों को धीरे धीरे समाप्त किया गया, ठीक है, यानी भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनुद्योगीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण भारत के आर्थिक जो ब्रिटिश का आर्थिक प्रभाव था भारत पर, उससे संबंध में जो प्रश्न थे, ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे इस पीडीएफ को एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश हमारी है दोस्तों कि यह वीडियो आपको रेगुलर मिले, थोड़ा सा 1-2 दिन में सारी चीजें सही हो जाएंगी और आपको यह वीडियो कंटिन्यू मिलने लगेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।